हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण का अगला चैप्टर विशेषण भाग 2 समझेंगे, जिसमें हम क्या समझेंगे? परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पिछले पार्ट में क्या सीखा था, तो चलिए उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था विशेषण किसे कहते हैं कि जो क्या करता हो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। उसके बाद हमने विशेषण के 2 भाग भी देखे थे, कौन कौन से थे? गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हमने जाना था कि क्या हो, जिन शब्दों द्वारा क्या हो, संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता हो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण के भी हमने प्रमुख रूप देखे थे, जैसे कि भाव है, काल के आधार पर, स्थान के आधार पर, जैसे कि अच्छा, बुरा, कायर, बलवान, दयालु। और काल के आधार पर हमने समझा था कि अगला, पिछला, नया, पुराना। स्थान के आधार पर भी हमने देखा था, और हमने समय के अनुसार भी देखा था। मासिक है, दैनिक है, साप्ताहिक है, त्रैमासिक है। ये सभी क्या हैं, जिसमें आते हैं बेटा? ये सभी आते हैं हमारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। उसके बाद हमने दशा भी देखा था, जिसमें दुबला हो, पतला हो, कमज़ोर हो, स्वस्थ हो, रोगी हो, निरोग हो। और उसके बाद हमने रंग के आधार पर भी देखा था, लाल, पीला, काला, हरा। तो क्या हो, जिसमें क्या हो, संज्ञा सर्वनाम की क्या दिखाई जा रही हो? विशेषता दिखाई जा रही हो, या गुण या दोष के रूप के बारे में बताया जा रहा हो, या अवस्था के बारे में बताया जा रहा हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद हमने उसका दूसरा भाग पढ़ा था, जिसका नाम था संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? हमने समझा था कि जिन विशेषण शब्दों से क्या हो, संज्ञा की संख्या का बोध होता हो उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे, जैसे 1 मेज, 4 कुर्सियाँ, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए। जैसे हमने उदाहरण भी लिए थे, जैसे कि क्या है, मेरे पास 4 किताबें हैं, मुझे कुछ रुपए दे दो। तो ये हमने संख्यावाचक विशेषण में समझा था उदाहरणों में। और उसके बाद हमने सीखा था कि संख्यावाचक विशेषण को 2 प्रकार, मतलब 2 भागों में बांटा गया है। एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक के रूप में बांटा है। तो हमने उसके बाद निश्चित संख्यावाचक भी पढ़ा था कि क्या है, जिन विशेषण शब्दों से क्या हो, निश्चित संख्या का बोध होता हो उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 पेंसिल हैं, मैं अपने घर अपनी एक साइकिल से जाऊंगा। उसके बाद मैं हर रोज़ 2 किताबों को पढ़ता हूँ। तो इसमें क्या है, आपको निश्चित बता दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। उसके बाद था दूसरा, हमने पढ़ा था अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक में हमने देखा था कि जिसमें क्या गया हो कि आपको निश्चित न किया गया हो, जैसे जिन विशेष शब्दों के अनिश्चित संख्या का बोध होता हो उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कि थोड़े आदमी, कुछ रुपए। उसके हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे, जैसे कि मेरे पास क्या है, कुछ खिलौने हैं, मेरे पास थोड़ी सी किताबें हैं। तो जिसे हम क्या कर सकते हो, गिन सकते हो, लेकिन उसके बारे में बताया गया ना हो, तो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, तो उसका तीसरा रूप देखते हैं, जो कि क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, मतलब माप या तौल का बोध होता हो उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हो, माप सकते हो या तौल सकते हो। और माप क्या सकते हैं, जैसे तेल है, पानी है, घी है, दूध है, ये सभी क्या है, हम माप सकते हैं। उसके बाद तौल किसे सकते हैं, जैसे कि सोना है, उसके बाद गेहूँ है, उसके बाद चावल है। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। तो इन सभी को किस में लेते हैं, हम परिमाणवाचक विशेषण में। जिसे हम क्या कर सकते हो, गिन ना सकते हो, क्या कर सकते हो, माप सकते हो या तौल सकते हो, उन्हें हम किस में डालते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में डालते हैं। जैसे कि सेर भर दूध, तौला भर सोना, थोड़ा पानी,
तो बच्चों समझ में आया कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जैसे कि जिन शब्दों से क्या हो, संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण मतलब मात्रा या नाप तोल और वजन का बोध हो, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो थोड़ा उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि यह तौलिया 2 मीटर लंबी है, तो 2 मीटर को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। उसी तरीके से गड्ढे में थोड़ा पानी जमा हो गया है, तो गड्ढे में क्या है, थोड़ा सा पानी, उसे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ माप सकते हैं, लेकिन उसे क्या कर नहीं सकते, गिन नहीं सकते, इसलिए वो क्या आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। उसी तरीके से मम्मी 2 किलो चीनी लाई, तो 2 किलो मतलब इसमें क्या दिया गया है, तौला गया है, गिन के बताया नहीं गया है, तो वो भी किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। तो चलिए आगे जानते हैं हम परिमाणवाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक। तो क्या है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू। तो उसके और भी उदाहरण हम जान लेते हैं। जैसे कि 1 जग पानी पौधे में डाल दो, तो यहाँ बताया गया है कितना डालना है, 1 जग पानी, मतलब निश्चित परिमाण बता दिया गया है उसका, कितना, 1 जग। ठीक है, उसके बाद 2 लीटर दूध लेके आओ, तो इसमें भी आपको निश्चित बता दिया है, कितना बताया है, 2 लीटर दूध, तो ये किस में आ जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। उसी तरीके से इस डिब्बे में 3 किलो दाल है, तो इस डब्बे में कितनी है, 3 किलो दाल है, तो वो भी क्या है, आपको निश्चित बताया गया है, तो वो भी किस में आ जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा बच्चों। तो आगे चलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। तो अनिश्चित परिमाणवाचक किसे कहेंगे, जिन सविशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता हो, उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पौधे में थोड़ा पानी डाल दो, तो इसमें आपको बताया नहीं है कितना डालना है, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, क्या बताया गया है, थोड़ा पानी डाल दो। उसके बाद सीनू तुमने काफ़ी घी गिरा दिया, तो काफ़ी घी गिरा दिया गया, लेकिन कितना गिराया है ये बताया गया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। उसी तरीके से इस डिब्बे में थोड़ी चीनी है, तो बताया नहीं गया है कितनी चीनी है, 1 किलो, आधा किलो, क्या बताया गया है, थोड़ी चीनी, मतलब अनिश्चित, मतलब पूरा कंफर्म किया गया नहीं है। तो बच्चों उसी तरीके से थोड़े और उदाहरण दिए हैं, जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, तो ये सभी किस में आते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। तो हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराने वाले शब्दों को हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों आपको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, चलिए जान लेंगे। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो क्या करते हों, सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हों, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसी, वैसा, ये सभी क्या हैं, किसकी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सभी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले लगाए जाते हैं और क्या होते हैं, प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। हम सभी जानते हैं यह, वह, तुम, आप, तो ये सभी क्या है, सर्वनाम हैं। तो ये क्या करते हैं, हमेशा संज्ञा से पहले आके उसकी विशेषता दर्शाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देख लेते हैं, वह लड़का कामचोर है,
तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे संज्ञा क्या है, लड़का, और उसके आगे क्या लगा दिया गया है, वह। तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसी तरीके से इस परीक्षार्थी ने नकल की है, तो परीक्षार्थी क्या है, संज्ञा है, लेकिन उससे पहले क्या लगा दिया गया है, इस, मतलब सर्वनाम लगा दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो चलिए और थोड़े उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि वह घर बहुत सुंदर है, तो बच्चों घर क्या है, संज्ञा है, लेकिन उससे पहले हमने क्या लगा दिया है, वह, तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसी तरीके से ये फूल सुगंधित हैं, तो फूल से आगे हमने क्या लगा दिया, ये, मतलब सर्वनाम लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसी तरीके से यह लड़का बहुत बहादुर है, तो लड़का क्या है, संज्ञा, उससे पहले हमने लगा दिया सर्वनाम यह, तो क्या हो जाएगा, वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो बच्चों सार्वनामिक विशेषण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि क्या है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो चलिए थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। तो विशेषण की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। तो बच्चों ये भी हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो मूलावस्था क्या होता है, इसमें तुलना नहीं होती है। क्या होता है, सामान्य रूप से विशेषता बताई जाती है, जैसे कि अच्छा है, बुरा है, बहादुर है, कायर है। मतलब मूलावस्था में क्या होता है, किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है, तो क्या सिर्फ उसकी विशेषता बता दी जाती है, तो वो क्या होती है, उसकी मूलावस्था होती है। दूसरा है उत्तरावस्था, तो इसमें क्या है, इसमें 2 की तुलना करके 1 की अधिकता या न्यूनता दिखाई जाती है। मतलब इसमें क्या है, 2 जनों की तुलना की जाती है, इसमें 1 की तुलना दूसरे के साथ कैसे की जाती है, अधिकता के अनुसार या कम में की जाती है। जैसे राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, तो क्या है, राम को किसके साथ में तुलना किया जा रहा है, मोहन के साथ किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी उत्तरावस्था हो जाएगा। उसी तरीके से हम तीसरा देखते हैं, जो कि क्या है, विशेषण की अवस्थाएं, मतलब उत्तमावस्था। इसमें क्या है, 2 से अधिक वस्तुओं या भावों की तुलना करके 1 से अधिक या न्यून बताया जाता है। तो इसमें क्या है, 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना की जाती है और भावों की तुलना करके 1 से अधिक या न्यून बताया जाता है। जैसे कि सीता कक्षा में सबसे अधिक चतुर है, तो इसमें क्या है, आप देख रहे हो 2 से अधिक लोग हैं और उसमें सीता की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है, अधिक चतुर है। मतलब इसमें 2 से अधिक है, उन लोगों के साथ उसको कंपेरिजन किया जा रहा है और उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, उत्तमावस्था में आ जाएगा। जैसे कि मिहिर स्कूल में सबसे ज़्यादा होशियार है, तो मिहिर क्या हो जाएगा, इसमें उत्तमावस्था में, मतलब 1 से अधिक लोगों के साथ उसकी तुलना की जा रही है। तो बच्चों हमने इसमें जाना कि विशेषण के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं, तो थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। विशेषण जिसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था दी गई है, जैसे कि कोमल पॉजिटिव डिग्री, उसका उत्तरावस्था कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, कोमलतर और कोमलतम। उसी तरीके से गुरु, गुरुतर, गुरुतम, बृहद, बृहतर, बृहत्तम, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। और थोड़ा दिया गया है इसमें, जैसे कि विशेषण संबंधी महत्वपूर्ण बातें भी कुछ हम जान लेते हैं। जैसे पहला, हिंदी में विशेषण शब्दों के आगे विभक्ति चिन्ह नहीं लगाए जाते हैं, जैसे कि अच्छे घर का या वीर मनुष्य। उसी तरीके से दूसरा है, पुल्लिंग क्या होते हैं, हमेशा अकारांत विशेषण का आ कर्ता कारक एक वचन को छोड़कर अन्य सब कारकों में ए हो जाता है, जैसे कि अच्छे लड़के, बुरे लड़के आदि। इसी तरीके से तीसरा है, विशेषणों की विशेषता बताने वाला शब्द भी क्या कहलाता है, विशेषण होता है, जैसे बहुत सुंदर घर, बहुत ही प्यारा घर। ठीक है, तो बच्चों हमने विशेषण को अच्छे से जान लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कहीं भी कोई किसी तरह की कठिनाई हुई होगी नहीं। यदि आपको कहीं कुछ समझ में ना आया हो
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।